बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 412 मुलाहिज़ा फरमाए। अगले लम्हे मेरी समाज से एक गुर्राती हुई आवाज़ टकराई। गन फेंक कर शराफत से सीधे खड़े हो जाओ। ये तहमकाना आवाज़ हमारे अकब से उभरी थी। लबो लहजा खालिस अमरीकी था, ताहम उसने गुर्राहट भरी आवाज़ को ज़्यादा बुलंद नहीं होने दिया था। यकीनन ये वही शख्स था जिसका साया सा मैंने तारीकी में लहराते देखा था। वो दोबारा गोया हुआ, किसी गलतफहमी में ना रहना, मैं इस वक्त तुम्हारे बहुत करीब हूँ, तुम दोनों मेरे निशाने पर हो। अगर तुमने 3 गिनने तक गन नहीं फेंकी तो मैं तुम्हारी जिंदगी की कोई जमानत नहीं दूंगा। तुम हो कौन? मैंने उसे बातों में लगाते हुए पूछा। मैं उसकी आवाज़ से फासले का अंदाजा लगा चुका था। कोई अमली कदम उठाने से पहले मैं उसकी पोजीशन को समझ रहा था। वो एक मरतबा फिर घुर्राया, सवालात नहीं करो वरना मैं गोली चला दूंगा। गोली चलाने वाले मुकालमत के चक्कर में नहीं पड़ते, मैंने कहा। बहरहाल तुम्हारे नाम बताने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी बकबक से जाहिर हो गया तुम अमरीकी हो। फिर मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा, तुम अमेरिका से हज़ारों मील दूर यहाँ क्या करते फिर रहे हो? मैं तुम्हें जहन्नुम वासिल करने के लिए यहाँ तैनात किया गया हूँ, वो संगीन लहजे में बोला। 3 गिनने की मोहलत तुमने खो दी, अब जल्दी से गन फेंक कर सीधे हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी वहीं पहुँचा दूंगा जहाँ इस वक्त तुम्हारे साथी पहुँचे हुए हैं। उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। हमारे साथी, उसकी मुराद यकीनन वो अफराद थे जो इबादतगाह की हिफाजत पर मामूर थे। अब उस तरफ खामोशी और सन्नाटे का सबब मुझे समझ में आ रहा था। हमारे बंदों को मौत के घाट उतार दिया गया था। नाराज क्यों होते हो भाई? मैं गन फेंक रहा हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। हमें मरने का कोई शौक नहीं है। उसके साथ ही मैं जरा सा आगे को झुक गया। मकसद ये जाहिर करना था मैं गन को पथरीली जमीन पर रखने जा रहा हूँ, मगर मेरे ज़हन में इस वक्त कोई और ही प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन मुझे अपने प्रोग्राम में हंगामी तौर पर थोड़ी तब्दीली करना पड़ी। मैं जैसे ही आगे को झुका, इबादतगाह के सामने वाले हिस्से की जानिब से फायरिंग की आवाज़ आने लगी। ये मुमकिन नहीं था कि हमें निशाने पर रखने वाला फायरिंग की इस आवाज़ से चौंका ना हो, खास तौर पर इस सूरत में कि वो हमारे साथियों को तलफ करने का भी दावेदार था। मैंने उसके लम्हाती चौंकने से फ़ायदा उठाने का फैसला किया और चश्मे ज़दन में एक झटके से घूमकर अपने अकब में फायरिंग कर दी। एक रिस्की स्टेप था, लेकिन मैं चौंके उसकी पोजीशन को ज़हन में नक्श कर चुका था। इसलिए मेरे अंदाजे ने काम दिखाया और फायरिंग की तेज तड़तड़ाहट में इंसानी चीखों की आवाज़ गलत मलत होकर रह गई। मैंने तेज़ी से पलटकर उसकी जानिब गन सीधी कर ली, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं रही थी। वो अपनी गन समेत उल्टा पड़ा था। मेरी गन से निकलने वाली गोलियों ने उसके वजूद को छिलनी में बदल दिया था। मैंने उसके करीब जाकर उसकी मौत की तस्दीक की और गन उठाकर लियान की तरफ बढ़ा दी। वो छोटे साइज की खुदकार गन थी और पूरी तरह लोडेड भी थी। लियान को इसके इस्तेमाल में कोई दुश्वारी पेश न आती। मैं सीधा हुआ ही था कि उसी लम्हे एक मरतबा फिर फजा फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। फिर उसके जवाब में फायरिंग होने लगी। मैं लियान के साथ एक जानिब दौड़ लगा दी। ताम इस दौड़ में हमने एहतियात के दामन को हाथ से नहीं छोड़ा था। फायरिंग की आवाज़ इबादतगाह के सामने वाले हिस्से की जानिब से उभरी थी। इसका यही मतलब था डॉक्टर मूंग भी उस तरफ मसरूफ़ अमल हो गया था। तुम ठीक तो हो? मैंने लियान के साथ आगे बढ़ते हुए इस्तफसार किया। हाँ ठीक हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मैंने कहा, अगर हम खटमंडू में होते और शून के बारे में कोई ऐसी वैसी इतला मिलती तो मैं तुम्हें हरगिज़ अपने साथ ना ले आता। यह ऐसा वक्त नहीं था कि तुम मारामारी की कार्रवाई में हमारा साथ देती। तुम्हें आराम की अशद ज़रूरत है। जिंदगी और मौत का खेल बड़ा भयानक है वैतान, वो ठोस लहजे में बोली। इसमें इंसान को एक लम्हे के लिए आराम की मोहलत मैसर नहीं आती। इस बात की क्या गारंटी है कि हम जिस मिशन पर हैं इसमें मौत हमारी ज़िंदगी से नहीं खेलेगी? हाँ, इस बात की गारंटी तो वाकई कोई नहीं दे सकता। तो फिर हमें मौत और ज़िंदगी की हकीकत को समझ लेना चाहिए, वो गहरी संजीदगी से बोली। ये दोनों आस पास महवे सफ़र हैं और हर लम्हे एक दूसरे से छीनने की कोशिश में रहती हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से वो इजाफा करते हुए बोली, शून की मौत का मुझे दुख ज़रूर है, लेकिन मैं इस सच्चाई को तस्लीम करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई थी, इसलिए वो मौत के मुंह में चला गया। एक रोज़ हमारी ज़िंदगी को भी मौत हड़प कर जाएगी और हम भी बहुत लोगों को दुख में मुबतला कर जाएंगे। लियान की मबनी पर हकीकत बातों ने मुझे मुतासर किया। वो इस वक्त पहले वाली लियान नजर नहीं आ रही थी। पता नहीं ये उसका असल रूप था या हालात की संगीनी ने उसके दिमाग को ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया था। हालात व वाक़यात इंसानी सोच पर बुरी तरह असरअंदाज होते हैं। उसके बाद कोई हमारी राह में ना आया और हम पहलू बपहलू चलते हुए उस चट्टान के आखिरी सिरे पर पहुंच गए। लियान ने इस इबादतगाह में पहली मरतबा कदम रखा था, मगर मैं पहले भी यहाँ चंद रोज गुजार कर गया था और इबादतगाह के एक राज से बाखूबी आगाह था। बाहर से सगलाख और ठोस नजर आने वाली वो अदीमुल जुस्सा चट्टान अंदरूनी जानिब से खासी खुली थी और उसके खुलाव ने एक गार सा बना दिया था। इस गार में दाखिल होने का रास्ता दूसरी समत आखिरी किनारे पर था। हम एक तंग सी राहदारी को उबूर करते हुए उस रास्ते तक पहुंच गए। उसी लम्हे गार के अंदर फायरिंग की आवाज़ गूंज उठी। हम दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। लियान की आंखों में मुझे इस्तफसार नजर आया। तारीकी के बावजूद भी मैंने समझ लिया कि वो इशारों की ज़बान में मुझसे पूछ रही थी, यहाँ खड़े होकर कुछ देर इंतजार करें या अंदर दाखिल हो जाएं। मैंने वहीं रुककर अंदर की सुनगुन लेने की कोशिश की और गार के अंदर मुझे उठा पटक की मखसूस आवाज़ सुनाई दी।
मैं समझ गया उस तरफ डॉक्टर मूंग दुश्मनों से निमट रहा था। मैंने अंदर दाखिल होने का फैसला करते हुए बड़े एतमाद के साथ आगे कदम बढ़ा दिए। हम दोनों गार के अंदर दाखिल हो गए। वो गार एक हाल नुमा और तकरीबन मुरब्बा शक्ल का था। उसकी दीवारों की लंबाई 60 फुट के करीब थी और छत भी कमोबेश इतनी ही बुलंदी पर वाक़ थी। गार के बस में महात्मा बुद्ध का एक अजीमुल जुस्सा मुजस्मा खड़ा था। इस मुजस्मे की ऊंचाई लगभग 30 फुट थी और उसे एक चट्टान को तराश कर बनाया गया था जिसका घेर कमोबेश 15 फुट था। इतने बड़े मुजस्मे को तराश कर बाहर से अंदर लाना तो मुमकिन नजर नहीं आता था। यही हो सकता था गार के अंदर पहले से कोई बड़ी चट्टान मौजूद हो जिसे तराश कर मुजस्मे की शक्ल दे दी गई हो। गार की दीवारों पर भी जा बजा पत्थर तराश कर बुद्ध की छवि उबारने की कोशिश की गई थी। ऐसी एक संगलाख दीवार में नस्ब मखसूस स्टैंड में एक मशल रोशन थी। मशल की महदूद रोशनी अगरचे गार को पूरी तरह उजागर करने में कामयाब नहीं हो रही थी, ताहम हम उसके तफैल गार के अंदरूनी मनाजिर को देख पा रहे थे। वो माहौल समझने में मुझे इसलिए भी किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा कि वो सब कुछ मेरा देखा वाला था। हम उस मुजस्मे के अकब से घूमकर पैर में पहुंचे तो वहां गार के फर्श पर मुझे 2 इंसान पड़े हुए नजर आए। उनकी हालत से लगता था वो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहे। मैंने करीब पहुंचने के बाद ठुड्डे मारकर उनको सीधा किया, फिर निशाने पर रखते उनका जायजा लेने लगा। वो किसी किस्म की मुज़ाहमत के काबिल नहीं रहे थे। उन दोनों की सूरत देखकर मुझे अंदाजा हुआ वो मुकामी थे। ये बात मैं यकीन से नहीं कह सकता था वो जिमी फूंडा के आदमी थे या उन 6 अफराद में से 2 जो इस इबादतगाह की हिफाजत का फरीदा अंजाम दे रहे थे। दोनों में से कोई भी सूरत मुमकिन हो सकती थी। जिमी फूंडा को एक मुकामी ताकतवर शख्सियत जोगिंदर पाल का ताउन हासिल था। जोगिंदर पाल उसे मुकामी जानिसार भी मुहैया कर सकता था। गालिब इम्कान इस बात का था कि वो दुश्मनों के आदमी होंगे। थोड़ी देर पहले मैंने गार के अंदर उठा पटक की आवाज़ सुनी थी। ये 2 लाशें उसी का नतीजा थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कार्रवाई डॉक्टर मूंग ने की थी, लेकिन वो खुद गार में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों लाशों के करीब फर्श पर उनकी गन्ने भी पड़ी हुई थी, जिससे ये जाहिर होता था उन्होंने ही डॉक्टर पर फायरिंग की होगी। हम थोड़ा आगे बढ़े तो एक और आदमी ऊंधा पड़ा हुआ मिला। मैंने उसे सीधा किया तो वो सूरत और शक्ल से अमरीकी नजर आया। उसकी गन भी हाथों में दबी हुई उसी के साथ ही पड़ी थी। मैंने वसी और रीज खालनुमा गार में चारों जानिब निगाह उड़ाई। हाल में हम दोनों के सिवा और कोई मौजूद नहीं था। मैं पलटा और मुजस्मे के हाथ पांव की तरफ आ गया। यह मुजस्मा अपने अंदर एक खतरनाक राज छुपाए हुए था। इसको देखकर, छूकर और जांच कर कोई नावाकिफ ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसके अंदर भी दाखिल हुआ जा सकता है। वो बज़ाहिर एक ठोस तराशी हुई चट्टान थी जिसकी संगलाखी को माहिर खातों ने बुद्धा के मुजस्मे में डाल दिया था, लेकिन मैं जानता था इस मुजस्मे के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। मैं दाखिले के मखसूस तरीका कार से भी वाकिफ था। मैंने झुककर मुजस्मे के दोनों पाँव का जायजा लिया। दोनों संगी पाँव के दरमियान तकरीबन 4 फुट का फासला था और यह फासला ठोस चट्टानी पत्थर पर मुश्तमिल था। दोनों पाँव की एड़ियों को जब मखसूस अंदाज में दबाया जाता तो 4 फुट का ये चट्टानी पत्थर अपनी जगह से सिरक जाता और वहाँ एक खिड़की नुमा खला पैदा हो जाता। इस खला में से गुजरकर मुजस्मे के अंदर पहुंचा जा सकता था। मैं इस तजर्बे से गुजर चुका था। वो ठोस पत्थर अपनी जगह पर साबित कदम खड़ा रहा। उसका एक ही मतलब था, हमारे दुश्मनों में से कोई अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हुआ था। ये एक इत्मीनान बख्श सूरत हाल थी, लेकिन मेरा अंदरून बेइत्मीनानी और इज़्तिराब की आमाज का बना हुआ था। मेरा दिल जिस सूरत को देखने के लिए तड़प रहा था वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने दीवार में नस्ब मशल को उसके स्टैंड में से निकाल लिया। 7mm को स्ट्रैप की मदद से कंधे पर लटकाया और मशल को हाथ में थाम कर आगे बढ़ने लगा। इस कारनुमा हाल में डॉक्टर को गैर मौजूद पाकर मैं यही समझा कि वो इबादतगाह के किसी दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गया है। हम आगे पीछे चलते हुए उस जानिब बढ़ने लगे जो रास्ता इबादतगाह के सामने वाले हिस्से की तरफ जाता था। उसी लम्हे गार के आखिरी सिरे पर फायरिंग की आवाज उभरी। हम ठिठक कर रुक गए। फायरिंग के साथ ही इंसानी चीखें भी बुलंद हुई। मैंने मशल के हाथ को फैलाकर अपने वजूद से काफी दूर बुलंद कर दिया ताकि रोशनी देकर अगर कोई हमारी समत फायर खोल दे तो हम हलाकत खेज गोलियों से महफूज रहें। मगर ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आया। चंद लम्हे के इंतजार के बाद हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस गार के अंदर बुद्धा के मुजस्मे को ठीक हालत में देखकर अगरचे मुझे इत्मीनान हुआ था, लेकिन मौजूदा फायरिंग बताती थी कि वहाँ सब ठीक नहीं बल्कि कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। इबादतगाह के सामने वाले हिस्से की जानिब जाने का इरादा तर्क करके मैं उस समत बढ़ने लगा जिधर से एक लम्हे पहले फायरिंग और इंसानी चीखों की आवाज उभरी थी। मैंने थोड़ी देर पहले अच्छी तरह उस हाल नुमा गार का जायजा लिया था और वहाँ हम दोनों के सिवा कोई भी मौजूद न था। फिर सवाल ये पैदा होता था कि अचानक किसने किस पर फायरिंग की थी। इंसानी चीखों ने किसकी हलाकत की खबर दी थी। हम नहायत ही मोहतात कदमों से अपने टारगेट की जानिब बढ़ते रहे और गार के उस हिस्से में जा पहुंचे जहाँ एक तंग सी राहदारी मौजूद थी जिसमें बमुश्किल 2 अफराद पहलू बपहलू चल सकते थे। उस राहदारी के अंदर खासे फासले पर मुझे हल्की सी रोशनी नजर आई। थाम उस रोशनी का मकसद कहीं दिखाई ना दिया। राहदारी की तंगी को देखते हुए मुझे याद आ गया कि तन्नूस साहिल के बाप ने मुझे उस राहदारी के बारे में बताया था। लियान ने कहा, वैदान, हमें उस तरफ जाकर सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए।
डॉक्टर मूंग किसी खतरे से भी दो चार हो सकता है। उसके लहजे में डॉक्टर मूंग के लिए एहतराम बड़ी तशवीश मौजूद थी। वो नहीं जानती थी उस तरफ राहदारियों का कैसा उलझा हुआ जाल फैला हुआ है। वो इन भूल भुलैयों की संगीनी और सैर अफरीनी से आगाह नहीं थी। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तफा किया। थूंची ने भी इन राहदारियों के बारे में खुलकर कोई बात नहीं की थी। वो मोहम्मद में सिर्फ इतना ही बताया था कि उधर बड़े अहम और पुरस्रार राज पोशीदा है। वो मुझे अपने साथ बुद्धा के अजीमुल जुस्सा मुजस्मे के अंदर ले गया था, जहाँ मैंने सोने का एक बेबहा जखीरा देखा था। लगता था जैसे पूरी दुनिया से तमाम तर सोना इकट्ठा करके वहाँ ढेर लगा दिया गया हो, जिसमें बुद्धा के तलाई मुजस्मे को नुमाया हैसियत हासिल थी। उस सनसनीखेज तजरीबाती निज़ारे का तस्वुर करते हुए मुझे अपने वजूद में हिजान सा फैलता हुआ महसूस हुआ। कोई आम आदमी सोने के इतने बड़े जखीरे को देख लेता तो हैरत से उसका दिमाग उलट जाता। रब्बी मोशी हाइमन ऐसे ही तो इस तय खाने का दीवाना नहीं बना बैठा था। रब्बी के ख्याल ने मेरा ध्यान उसकी ख्वाहिश की तरफ फेर दिया। रब्बी तय खाने में पोशीदा उन 5 मुतबर्रक पत्थरों को हासिल करना चाहता था, जिनकी यकजाई एक बहुत बड़ी रूहानी कुव्वत का वसीला थी। इस कुव्वत का हामिल शख्स पूरी दुनिया को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकता था। थूंची ने बड़ी वदात के साथ मुझे सोने के उस जखीरे से आगाही दी थी। मैंने कहीं देखा और ना ही थूंची ने उन 5 अजीमुल मुरत्तब पत्थरों का जिक्र किया था। उसे यही जाहिर होता था रब्बी की जुस्तजू का ताल्लुक उन्हीं भूल भुलैयों से था, जिनकी समझ जाने वाले रास्ते पर हम इस वक्त खड़े थे। मुनादुर नायाब पत्थर उसी तरफ कहीं महफूज किए गए थे। लियान की आवाज ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। वैदान, हमें एक लम्हा भी जाया करना नहीं चाहिए। सोने के जखीरे और 5 रूहानी पत्थरों के बारे में मेरे ज़हन ने महज 5 सेकंड सोचा होगा, और उसी मुख्तसर सी महवियत ने लियान को मुझे दोबारा मुखातिब करने पर मजबूर कर दिया। ओके कमान। मेरे मुंह से ये अल्फाज खारिज हुए ही थे कि गार के अकबी हिस्से में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें उभरी। ये वही सम थी जिधर से हम इस हाल नुमा गार में दाखिल हुए थे। गोया कोई और भी इधर आ रहा था। कदमों की जब बताती थी वो कम अज कम 2 अफराद होंगे, और ये बात भी यकीनी थी कि वो हमारे दुश्मन ही होंगे। मैंने लियान का बाजू थामा और उचक कर तंग सी राहदारी में दाखिल हो गया। उसी लम्हे वो गार गोरियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हमें उस राहदारी में पनाह लेने में अगर लम्हे भर की ताखीर हो जाती तो हमारे वजूद अंधी गोरियों की राह में हायल होकर अपने अंदर कई सोराख बनवा लेते। वो फायरिंग बराह रास्त हमारी समत की गई थी। जल्दी इसका सबब भी समझ में आ गया। मेरे हाथों में मौजूद मशल फायरिंग के लिए मशल राह बन गई थी। मैंने फौरी तौर पर उस मशल को गार में एक जानिब उछाल दिया। अगर वो मेरे पास रहती तो दुश्मनों के लिए सदे राह साबित हो सकती थी। मैं उस मशल को अपने दुश्मनों के असला बरदार सफीनों की रहनुमाई के लिए लाइट हाउस का किरदार अदा करने की इजाजत नहीं दे सकता था। वो मशल मेरे हाथ से जुदा होने के बाद लगभग 10 फुट के फासले पर हमारे और बुद्धा के मुजस्मे के वस में गिरी थी और बदस्तूर रोशन थी, और उसने अपनी रोशनी से इर्द गिर्द के माहौल को भी काफी हद तक रोशन कर रखा था। मैंने लियान का हाथ थामा और उसके कान के करीब अपना मुंह ले जाकर सरगोशी की। हम गार के निस्बतन तारीख हिस्से की तरफ जा रहे हैं, आओ मेरे साथ। उसे मेरी मुय्यत में कदम उठाना शुरू कर दिए। जल्दी हम भूल बुलैयों की समझ जाने वाली तंग सी राहदारी से बाहर निकल आए। फायरिंग करने वाले अभी हमारी नजर में नहीं आए थे। हम पथरीली दीवार के साथ चिपक कर सिरकते हुए गार के कोने में पहुंच गए। अब हमारे और मशल के दरमियान बुद्धा का देव कामत संगी मुजस्मा हायल था। इस वजह से भी इस कोने में मुनासिब तारीकी मौजूद थी। अगर बहुत घूर घूर कर उस कोने का जायजा ना लिया जाता तो हमारे लिए देखना मुमकिन नहीं था। इस गार में दाखिल होने वाले ताज़ा तरीन दुश्मन मुझे नजर तो नहीं आ रहे थे, ताहम मोहतात अंदाज में उस तारीख राहदारी की जानिब बढ़ते हुए उनके कदमों की धीमी चाप को मैं बड़ी वजाहत से महसूस कर रहा था। पोजीशन के लिहाज से वो रोशन मशल तंग राहदारी और दुश्मनों के कदमों के दरमियान आ गई थी। लियान मुझसे चिपक कर खड़ी थी। मैंने एक मरतबा फिर उसके कान में सरगोशी की, तुम पोजीशन संभाले यहीं अलर्ट खड़ी रहो, मैं दूसरी सम से उन्हें घेरने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपनी आवाज को उस हद तक मदम रखा कि लियान तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए बैज मेरे होंठ फड़फड़ा कर रह गए थे। इन लम्हात में एक जरा सी आवाज दुश्मनों को हमारी जानिब मुतवज्जो कर सकती थी। इस सरगोशी के दौरान में मेरे लब लियान के कान की लो से मस हुए तो मुझे अपने वजूद में सनसनाहट दौड़ती हुई महसूस हुई। दिल गोया कनपटियों में धड़कने लगा। मैंने अपनी आवाज पर काबू पाया और लियान का हाथ तसल्ली देने वाले अंदाज में दबाने के बाद संगी मुजस्मे की तरफ बढ़ गया। मेरे दुश्मन उस मुजस्मे की दूसरी जानिब पेश कदमी कर रहे थे। मैं मुजस्मे के करीब पहुंचा ही था कि एक इंसानी वजूद से टकरा गया। कोई पहले से उस तारीकी में मौजूद था। ये यकीनन नौवार दुश्मनों का कोई साथी था, वरना हम उनकी आमद से कबल इस सालनुमा गार को अच्छी तरह देख चुके थे। वहां हमारे सिवा और कोई नहीं था। टक्कर के नतीजे में वो शख्स बड़ी सूरत के साथ मुतहर्रक हो गया। उसी लम्हे गार के दूसरे हिस्से में फायरिंग की मखसूस तड़तड़ाहट गूंज उठी। उसके साथ ही मर्दाना चीखों से वो गार भर गया। मुझे ये समझने में एक लम्हे की ताखीर न हुई कि वो मर्दाना चीखें लियान की फायरिंग का नतीजा थी। मैं पूरी तनदेही से अपने महाज पर डट गया। लियान ने बड़ी महारत से महाज का दूसरा सिरा संभाल लिया था। वो जो कोई भी था मुझे जेर करने के लिए बेइंतहा कुव्वत सर्फ कर रहा था। मैं अंधेरे के बायस उसके छज्जे में आ गया।
मुतहर्रिक होते ही उसने मुझे गिरफ्त में लेते हुए नीचे गिराने की कोशिश कर दी। इस कोशिश में बला की फुर्ती और ताकत भरी हुई थी। उसने मुझे उठाकर पथरीले फर्श पर पटकने के लिए जैसे ही हवा में बुलंद किया, मेरा दाव चल गया। मैंने बाएं पांव की एड़ी को एक झटके के साथ उसके पेट के ज़िरी हिस्से पर रसीद कर दिया। पेट का ज़िरी हिस्सा इंसानी बदन का बहुत नाजुक मुकाम होता है और इस पर लगने वाली मामूली सी चोट भी दिन में तारे दिखला देती है। मुझे गिरफ्त में लेने वाला दुश्मन रात की तारीकी में आग का गोला देखने पर मजबूर हो गया। उसकी अलग से ऐसी वहशतनाक चीख खारिज हुई जैसे अचानक सूरज उसकी आंखों के सामने आ गया हो। मैंने उसकी गफलत से फायदा उठाया और खड़े हाथ की एक भरपूर ज़रब उसकी गर्दन पर जमा दी। वो पहले अपनी आवाज़ खो बैठा था, इस ज़रब ने उसे तेवरा कर रख दिया। नतीजे के तौर पर मेरे वजूद पर से उसके बाजू की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने एक खास जाविये से बाड़ी को ट्विस्ट किया और उसके बाजू के हल्के से बाहर निकल आया। वो पेट को दबाए खड़ा था। मैंने घूमकर एक रेर किक उसके चेहरे पर जड़ दी। वो उल्टे कदमों पीछे को गया और बुधा के संगी मुजस्मे से टकराकर जमीन बोस हो गया। इस आलनुमा गार की जमीन कालीन पोश नहीं थी कि खैरियत गुजरती। पथरीली जमीन ने उसके वजूद के मुख्तलिफ हिस्सों पर बेदरी बड़े संगीन बोसे दिए, गोया जमीन बोस होने का हक अदा कर दिया। उसी लम्हे मुझे अपने माहौल में तारीकी कम होने का एहसास हुआ। बशलगार के दूसरे हिस्से में गिरी थी और मैंने अभी उस शख्स से मुलगजे उजाले में दो दो हाथ किए थे। वहां ना तो मुकम्मल तारीकी थी और ना ही मुनासिब उजाला। अगली लम्हे मुझे अपने माहौल में रोशनी बढ़ने का सबब मालूम हो गया। लियान मशल थामे मेरी जानिब आ रही थी। मैंने एक पुरसुकून सांस ली और अपने मद्दे मुकाबिल की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसकी गन थोड़े फासले पर पड़ी थी। वो जैसे सीधा हुआ, मैंने एक लंबा स्टेप लेकर साइड किक चला दी। उसने अचानक बड़ी फुर्ती से गन की जानिब डाइव किया और रोल करते हुए मेरे टारगेट से दूर चला गया। मेरा पांव जाकर सीधा बुधा के मुजस्मे पर लगा, मगर इससे पहले मैं इस सूरत हाल को समझ चुका था। मैंने देख लिया था कि मद्दे मुकाबिल अपनी जगह से हट गया था। लिहाजा मेरे ज़हन ने सेकंड के 1000वें हिस्से में एक अहम फैसला किया। मेरे पाँव ने जैसी संगी मुजस्मे को छुआ, ज़ेन की हिदायत के मुताबिक मैंने उस पाँव का पुश लिया और बैक डाइव करते हुए मुखालिफ समत में निकल गया। मैंने वहां रुकना इंतहाई गैर मुनासिब समझा और बड़ी सूरत से 3 बैक फ्लैग लगाते हुए अपने दुश्मन के पास पहुंच गया। इसी दौरान मैं उठकर खड़ा हो चुका था। उसके हाथ में मुझे एक खतरनाक गन नजर आई, मगर मैंने उसे गन इस्तेमाल करने का मौका ना दिया। उसने जैसे ही मेरी तरफ गन सीधी करना चाहिए, मैंने उसके गन बरदार हाथों पर एक फुटबॉल किक जड़ दी। हमारे दरमियान इतना फासला था कि उस किक का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता था। यह किक किसी फुटबॉल को एक डमी से दूसरी डमी तक पहुंचाने के लिए मुनासिब तवानाई से लैस थी। मेरे मद्दे मुकाबिल की गन इस तरह हवा में उछली जैसे किसी पुरगरूर और जालिम शख्स की पगड़ी उछलती है। वो हक्का बक्का मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसकी हैरत में 4 चांद लगाना शुरू कर दिए। सिर्फ 3 मिनट की मारामारी के बाद वो गार के पथरीले फर्श पर पड़ा कांप रहा था। मेरे हाथ पांव की ठोकरों के अलावा गार के संगलाख माहौल ने भी उसे शदीद चोटें पहुंचाई थी। लियान मशल लेकर मेरे पास आ गई। मैं रोशनी में फर्श नशीन दुश्मन का जायजा लेने लगा। वो मुकामी नहीं था, सूरत से अमरीकी या यूरोपी दिखाई देता था। मैंने उसकी गर्दन पर अपना भारी बूट जमाया और घुर्रा कर पूछा, जिमी फोंडा कहाँ है? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, मगर उसने ज़बान नहीं खोली। मैं समझा वो जवाब देने में तरद्दुद से काम ले रहा है। मैंने बेरहमी से उसकी आंखों में झांका और सफाक लहजे में इस्तफसार किया, तुम्हारे पास सिर्फ 15 सेकंड है। अगर तुमने ये मोहलत पूरी होने से पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी जिंदगी का फुल स्टॉप लग जाएगा। बात खत्म करते ही मैंने 7mm की खतरनाक नाल उसकी जानिब उठा दी। वो इशारों में मुझे अपनी गन की तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत से मैं फौरन समझ गया कि वो बोलने में दिक्कत महसूस कर रहा था। उसके जवाब ना देने का सबब सामने आ गया। मेरे पाँव ने उसकी गर्दन को मफलूज करके रख दिया था। वो गोया आर्जी तौर पर कुव्वते गोयाई से महरूम हो गया था। मैंने उसकी गर्दन पर से पाँव का दबाव जरा हल्का किया तो वो खांसने लगा। ये उसका एक फितरी रद्देमल था, मगर मैंने खून खुआर लहजे में कहा, अगर तुम्हें खांसने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें किसी टीबी वार्ड में दाखिल करवा दूंगा, जहां पर तुम किसी बेड पर लेटकर अपना ये शौक पूरा करते रहना। मैंने गन की नाल को उसके इंतहाई करीब कर दिया। मेरे अल्फाज में ऐसी संगीनी भरी हुई थी कि उसकी खांसी को ब्रेक लग गए। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने उसी सफाक लहजे में दरियाफ्त किया, वो तुम्हारा बाप जिमी फूंडा कहाँ है? मैं जिमी फूंडा के बारे में कुछ नहीं जानता। वो लोग उधर अंदर थे, हम दूसरी तरफ पहरा दे रहे थे। तुम लोगों ने हाईवे वाली बस्ती के घर में क़यामत बपा करके वहां से एक लड़की को अगवा किया था। मैंने जहरीले लहजे में कहा, वो लड़की कहाँ है? वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, मैं हाईवे वाली किसी बस्ती और लड़की के अगवा से भी वाकिफ नहीं हूँ। हम तो कई दिनों से यहाँ मौजूद हैं। जिमी फूंडा के साथ जो लोग आज रात यहाँ पहुंचे हैं, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। तुम्हारे और कितने साथी बाहर पहरा दे रहे हैं, मैं आखिरी बचा हूँ। वो उम्मीद भरी नजर से मुझे तकने लगा। मैंने चौंक कर उसे देखा, क्या मतलब है तुम्हारा? इबादतगाह के सामने वाले हिस्से में पहरा देने वाले हमारे तमाम साथियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। वो वजाहत करते हुए बोला, थोड़ी देर पहले यहाँ अचानक ही क़यामत टूट पड़ी है।
हमने बड़ी कामयाबी से यहाँ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा था कि सब कुछ उलट कर रह गया। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, इधर इबादतगाह के सामने वाले हिस्से में हमारे साथी मारे गए तो हम तीनों एक साइड में चट्टान के पीछे छुप गए थे। फिर चट्टान के करीब फायरिंग की आवाज गूंजी तो हम जायजा लेने के लिए उस तरफ चले गए। वहां में अपने एक साथी की लाश मिल गई। हम चट्टान के साथ साथ चलते हुए उस हाल तक आ पहुंचे हैं, लेकिन वो जुमला अधूरा छोड़कर ली यान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें मौत के खौफ और जिंदगी की वहशत से फटी जा रही थी। अभी उसने अपने जिस साथी की लाश का जिक्र किया था वो वही दुश्मन गन बरदार था जो मेरे हाथों जहन्नुम रसीद हुआ था, और उस जहन्नमी की खतरनाक गन अब ली यान के हाथों में थी, जिसकी हलाकत खेज ब्रेस्ट से ली यान ने इसी हालनुमा गार में दुश्मनों की तादाद में 2 की कमी पैदा कर दी थी। ये दुश्मन का जूता उसी के सर पर तोड़ने वाली बात थी। इबादतगाह के सामने वाले हिस्से में दुश्मनों की जितनी लाशें गिरी थी उसमें यकीनन डॉक्टर मूंग का हाथ था। मैं दोबारा जेरे दाम आए उस शख्स की जानी मुतवज्जो हो गया। तुमने बताया तुम लोगों ने बड़ी कामयाबी से यहाँ का कंट्रोल अपने हाथों में ले रखा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यहाँ पर जो लोग इबादतगाह की हिफाजत और देखभाल का फर्ज अंजाम दे रहे थे वो कहाँ गए? तुम लोगों ने उन्हें किस सलूक से गुजारा है? मेरी मालूमात के मुताबिक बुल नील कुंड वाली इबादतगाह के अंदर और बाहर 6 अफराद निगरानी और हिफाजत वगैरह का काम संभाले हुए थे, जिनमें 2 डॉक्टर मूंग के अपने आदमी थे और 4 सादा लिबास अफराद का ताल्लुक नेपाल पुलिस से था। उस शख्स के जवाब ने मेरा खून खोला कर रख दिया। वो 6 के 6 बेबसी की मौत मारे गए। तादाद का जिक्र करके उसने इस बात की भी तस्दीक कर दी कि अब हम तीनों यानी डॉक्टर मूंग, ली यान और मेरे सिवा इस इबादतगाह में हमारा कोई साथी जिंदा मौजूद नहीं था। मैंने गन की नाल को नीचे पड़े उस अमरीकी शख्स की पेशानी से टिका दिया और मैं उससे भी ज्यादा सर्द लहजे में कहा, वो 6 के 6 मारे गए तो तुम क्यों जिंदा हो? प्लीज मुझे ना मारो। वो मुल्तजी लहजे में बोला, क्यों ना मारूं? मैंने अजीब लहजे में पूछा। मुझे अपनी आवाज खुद भी अजनबी सी लगी। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि उन 6 अफराद ने भी तुम लोगों की बहुत मिन्नत की होगी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या तुम में से किसी को उन पर तरस आया था? फिर इससे पहले कि वो अपनी मनूस जबान से मजीद कोई इल्तिजा करता, वहां नुमा गार फायरिंग की तेज आवाज से गूंज उठा। 7mm के एक मुख्तसर से ब्रेस्ट ने उसकी खोपड़ी को नाबूद कर दिया। अगली लम्हे गार में एक मरतबा फिर मौत का सन्नाटा फैल गया। मैंने गन को सीधा किया और मुड़कर ली यान की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी पाई जाती थी। हमने आंखों ही आंखों में तबादला ख्याल किया, फिर उस जानिब बढ़ गए जिधर ली यान की फायरिंग से हलाक होने वाले गिरे थे। ली यान ने गन का बरवक्त इस्तेमाल करके बड़ी बहादुरी का सबूत दिया था। जल्दी हम मतलूबा मुकाम पर पहुंच गए। मैंने मशल की रोशनी में देखा वो दोनों खून में नहाए हुए थे। ली यान ने खतरनाक ब्रेस्ट मारकर उनके जिस्मों के चीथड़े उड़ा दिए थे। उनमें से एक मुकामी और दूसरा सफेद फार्म था। वो दोनों हमारे दुश्मनों में शुमार होते थे और इस बात की तस्दीक उस शख्स ने की थी जो चंद लम्हे पहले मेरे हाथों जिंदगी के बाद कड़े सफर पर रवाना हुआ था। आगे बढ़ने से पहले मैंने 7mm को रीलोड किया। ली यान वाली गन भी खाली हो गई थी। मज़कूरा गन में इस्तेमाल होने वाली गोलियां हमारे पास नहीं थी। हमारे फाजिल एमुनेशन में मौजूद गोलियों का कैलिबर मुख्तलिफ था। ली यान वाली गन राउंड्स के बगैर एक आहनी लाठी से ज्यादा अहमियत नहीं रखती थी, लिहाजा उसे हमने वहीं फेंक दिया। अब हमारे सामने ये सवाल खड़ा था कि किस तरफ का रुख किया जाए। इस वक्त मेरे ज़हन में बड़ी हलचल मची हुई थी। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि जिमी फूंडा इबादतगाह के अंदर कहीं मौजूद था। कहाँ, ये हमें मालूम करना था। मेरे हाथों मौत से हमकिनार होने वाले शख्स ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि जिमी फूंडा वहां आया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक आज शाम 7 बजे जिमी फूंडा ने हाईवे वाली बस्ती के एक घर में खून की होली खेल कर मेरी साहिल को वहां से अगवा किया था। शाका के घर के दाखिली दरवाजे की अंदरूनी कुंडी में लटका जिमी फूंडा का पैगाम हमने पढ़ दिया था। उसने उस खूनी वारदात का तहरीरी इकबाल किया था। यकीनी बात थी वो साहिल को अपने साथ इस इबादतगाह में लाया होगा, मगर यहाँ जिमी फूंडा नजर आ रहा था और ना ही साहिल का कोई सुराग दिखाई दे रहा था। हत्ता कि डॉक्टर मूंग रिफोशे भी पूरी इसरार तौर पर कहीं गायब हो गया था। पता नहीं ये सब लोग कहाँ चले गए थे। लिया ने उस तंग सी राहदारी की जानिब इशारा करते हुए कहा, जो आगे जाकर राहदारियों की भूल भुलैयों को जन्म देती थी। मेरा ख्याल है हमें उधर जाना चाहिए। उसका ख्याल माकूल और हालात के तकादे के ऐन मुताबिक था, लेकिन मैंने उसके ख्याल की तरदीद कर दी। पहले हम इबादतगाह का बैरूनी और रिहायशी हिस्सा देख लें, फिर उधर जाएंगे। मैंने खत्मी लहजे में कहा। उसने मेरी तजवीज़ पर कोई एतराज़ ना किया, शायद इसलिए कि तजवीज़ में एक किस्म का तहकम पाया जाता था। भूल भुलैयों वाले उस तय खाने के हिस्से के बारे में थूंची ने मुझे जो कुछ बताया वो खासा इत्मीनान बख्श था। कोई अनजान शख्स अगर भूल भुलैयों की उस नगरी में कदम रख देता तो वापसी उसे नसीब न होती, और किसी वाकिफ शख्स का उस तरफ जाना तशवीशनाक नहीं था। बहरहाल उस जानिब होने वाली फायरिंग जरूर तशवीश का बायस थी। हम साथ चलते हुए उस खाल नुमा गार के दाखिली दरवाजे तक पहुंच गए। इबादतगाह के रिहायशी हिस्से तक रसाई हासिल करने के लिए हमें थोड़ा आगे और उधर जाना था। लिया ने बड़ी मजबूती से मशल थाम रखी थी। वो खासी खामोशी और संजीदगी के साथ आगे बढ़ रही थी। पहले वो डॉक्टर मूंग को ना पाकर फौरन मुझसे बेतकल्लुफ हो जाती थी।
हमारे दरमियान जिंदगी के हर मौजू पर बात होती। मैं उसे छेड़ने और उसका नफ्सियाती इलाज करने के लिए गुफ्तगू को उसकी ज़हनी टेढ़ की तरफ मोड़ देता और वो वाकई छिड़ जाती। ये मौजू उसकी ज़िंदगी का बड़ा नाजुक पहलू था और शून की मौत के साथ ही इस मौजू की बिसात भी पलट गई थी। उसकी खामोशी और गहरी संजीदगी भी बेबगी के सबब भी थी। मुझे नहीं उम्मीद कि वो दोबारा शादी के बारे में सोचेगी भी। वैसे मुस्तकबिल के बारे में बैज़ अंदाज़े ही कायम किए जा सकते हैं। कोई हतमी बात कहना सरासर हमाकत के ज़मरे में शुमार होगा, क्योंकि मुस्तकबिल का हाल कोई और ही जानता है और वो ज़ात पाक बहुत कुदरत वाली है। इंसान अगर पूरी तरह मादी के हाल तक की रसाई हासिल कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उसका तसर्रुफ तो हाल तक महदूद है और उसे अपने हाल का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का हाल ठीक ना हो तो मादी और मुस्तकबिल दोनों की सूरत बिगड़ कर रह जाती है। इबादतगाह के सामने वाले हिस्से में आगे वहाँ खामोशी और सन्नाटे का राज था। मशल की रोशनी के तफैल खाम एक दूसरे में चकराते फिरे। इस चलत फिरत के दौरान में कई होलनाक मनाजर ने हमारी आंखों में जगह पाई। कमोबेश 8 इंसानी लाशों ने हमारा इस्तकबाल किया। उनमें अपनों और बेगानों की लाशें भी शामिल थी। बैरूनी हिस्से का मुकम्मल मुआयना करते हुए भी पहाड़ी ढुलवान पर 3-4 अफराद मुर्दा हालत में पाए गए। यूं महसूस होता था जैसे हम किसी बुद्ध पेगोड़ा नुमा इबादतगाह में ना हो, बल्कि इंसान के बेगोरो कफन शहर खामोशा में चहल कदमी कर रहे हों। इस तलाश में मुझे सिर्फ 3 अफराद को देखने की ख्वाहिश थी, और वो 3 अफराद थे बेरी साहिल, डॉक्टर मूंग रिफोशे और शैतान आदम रब्बी मोशी खाइमन का चेला जिमी फूंडा। मगर ये तीनों सूरतें हुनूज आंखों से ओझल थी। बैलियान के साथ वापस इबादतगाह की अकबी समत निकल आया। उस तरफ चट्टान के साथ चलते हुए हमें खाल नुमा गार तक पहुंचना था। अब भूल भुलैयों की तरफ जाने वाली राहदारी में झांकने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस तरह लियान की तशवीश भी दूर हो जाती, क्योंकि उस तरफ हमने फायरिंग और इंसानी चीखों की आवाज बहरहाल सुनी थी। गार के अंदर दाखिल होते ही मैं ठिठक कर रुक गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे गार के अंदरूनी हिस्से में कोई मशल चल रही हो। मैंने वहां वाज़ेह तौर पर रोशनी के आसार देखे थे। तंग राहदारी के दूर अफ्तादा किसी हिस्से से रोशनी सफर करके इस गार तक नहीं पहुंच सकती थी। जब हम मशल लेकर गार से बाहर निकले तो वहां गुप्त अंधेरे ने खैमा डाल रखा था। अब अगर वहां किसी किस्म की रोशनी दिखाई दे रही थी तो उसका एक ही मतलब था कि वहां कोई है कि अल्फाज तन बदन में तशवीश दौड़ाने का बायस है। वो कोई भी हो सकता था, जिमी फूंडा या डॉक्टर मूंग या फिर मेरी जाने तमन्ना साहिल। मेरे दिल ने इन लम्हात में बड़ी शिद्दत से पुकारा, काश वो मेरी साहिल ही हो।